ईरान पर इजराइल ने जवाबी हमला कर दिया है। जैसा कि हमने देखा था कि इजराइल ने अपने पार्टनर्स को बता दिया था कि हम ईरान पर स्ट्राइक करके ही दम लेंगे, और अब हम देख रहे हैं कि ईरान का जो शहर है इस्फहान, वहाँ पर धमाके सुने गए हैं। वहाँ पर बहुत से मिसाइल, ड्रोन्स और क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है इजराइल की जानिब से। इस हमले की डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये हमला कहाँ हुआ है, कितना नुकसान हुआ है ईरान को, और अब नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रीजन में। इस हमले को कंफर्म किया है यूएस ऑफिशियल्स ने, और उन्होंने तस्दीक की है कि इजराइल ने ये स्ट्राइक्स की हैं ईरान के अंदर। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस हवाले से 24 घंटे पहले ही मुतला कर दिया गया था इजरायली हुकूमत की जानिब से कि हम ईरान के अगेंस्ट एक्शन लेने जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, ये डेविड कैमरॉन ये ख़ुद मिलने आए थे इनसे, नेतन्याहू से, यानी यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, ये सब इजराइल को यही मशवरा दे रहे थे कि इस पूरी सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना। आपने अगर हमला करना है जवाबी, तो इसको लिमिटेड रखना है और कैलकुलेटेड रिस्पांस देना है। उन्होंने पहले तो मशवरा यही दिया था कि मतलब इस लड़ाई को मज़ीद फैलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन करनी ही है तो ज़रा लिमिटेड रखिएगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये अटैक काफ़ी हद तक लिमिटेड था। वो कैसे, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा जो ख़तरा होता है ना ईरान को इजराइल की जानिब से, वो ये होता है कि इजराइल इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला ना कर दे। पहले इजराइल ने इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तो निशाना बनाया हुआ है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, एआई की मदद से, ड्रोन्स की मदद से वो अपना टारगेट पिक करती हैं और उसको हिट कर देती हैं। तो इस तरह पहले इजराइल ने इस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन की हुई है। लेकिन ईरान को हमेशा से डर यही होता है मेन, कि उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको कहीं निशाना ना बनाया जाए। और इस दफ़ा भी यही डर था, और अमेरिका ने भी स्पेशली कहा था इसको, इजराइल को, कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से ईरान की हुकूमत ने भी ये कहा है कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। इस्फहान ईरान का जो सूबा है वो इनकी न्यूक्लियर साइट्स का गढ़ है, और वहाँ पर इनकी दूसरी मिलिट्री फैसिलिटीज़ भी हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब ख़तरा होता है इजराइल की जानिब से। वहाँ पर इनकी एक अंडरग्राउंड एनरिचमेंट फैसिलिटी भी है ईरान की, जहाँ पर ये उसको यूरेनियम को एनरिच करते हैं और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा थ्रेट होता है ईरान के लिए। तो अभी उन्होंने कंफर्म किया कि उस साइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो महफूज हैं। ईरान के मीडिया के मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की जो बैटरीज थी वो एक्टिव हो गई थी रात को इजराइल के हमले के बाद, और उन्होंने कुछ प्रोजेक्टाइल्स को मार भी गिराया है। जब ईरानियन ऑफिशियल्स को पता चला कि इस्फहान शहर के करीब जो इनकी मेजर एयर बेस है उसके करीब धमाके सुने गए हैं, तो उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को चालू कर दिया, और उसके बाद इन्होंने कुछ प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। और ईरानियन ऑफिशियल्स के मुताबिक इजराइल का हमला इतना बड़ा था ही नहीं कि वो हमें कोई थ्रेट कर सके सीरियसली, इसलिए हमारे लिमिटेड एक्टिविटी की वजह से हमने इस हमले को नाकाम बना दिया है। और उन्होंने कंफर्म किया कि इस्फहान सिटी में किसी भी किस्म की डैमेज रिपोर्ट नहीं है, कोई फैसिलिटी, किसी फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि ईरान के हमले में हमने देखा था कि इजराइल की एक एयर बेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, और ईरान ने जो 300 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स दागे थे, उनमें से तकरीबन 10 के करीब ऐसे प्रोजेक्टाइल्स थे जो इजराइल की जो एयर स्पेस है उसको पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गए थे, और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कई जगहों पर फेल हुआ था। तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन एयर डिफेंस ने इस्फहान शहर के ऊपर तकरीबन 3 ड्रोन्स को मार गिराया है, और वो ड्रोन्स क्वाड कॉप्टर्स थे। क्वाड कॉप्टर्स इजराइल पहले भी इस्तेमाल करता आया है अपने ओवरसीज़ मिशंस के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये 3 क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स थे जिनको ईरान ने मार गिराया है। अब इस्फहान शहर की बात करें तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर बहुत सी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। एक एयर बेस है जिसके अंदर US मेड फाइटर जेट्स भी पड़े हुए हैं जो 1979 से पहले
इन्होंने बाय किए थे अमेरिका से, जब इनके अच्छे ताल्लुकात थे, जब ये वाला ईरानियन रजीम नहीं था। रज़ा शाह पहलवी के दौर में ये ख़रीदे गए जहाज़ ये अभी भी इनके पास पड़े हैं। और यही कहा जाता है कि ईरान की जो एयर फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, उन्होंने ज़्यादा अपग्रेडेशंस नहीं की। रशिया ने इनकी मदद की है कई मौक़ों पर। और अब इस रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रशिया किस तरह इनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को और एयर फ्लीट को, यानी फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने में मदद कर रहा है। और इसके अलावा अस्फहान सिटी में इनकी एक मेजर मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है। तो इजरायली हमला जो कि अपनी नेचर में काफ़ी लिमिटेड लगा है, इसके बाद डेफिनेटली ईरान ने एक डिफेंसिव मेजर के तौर पे अपने जितने भी मेजर एयरपोर्ट्स थे उनके ऊपर फ़्लाइट ऑपरेशंस को मअतल कर दिया। तहरान, अस्फहान, शिराज, यहाँ के एयरपोर्ट्स फ़्लाइट्स के लिए बिल्कुल बंद हो गए। लेकिन अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं तकरीबन 6 से 7 घंटे गुजर जाने के बाद उन फ़्लाइट ऑपरेशंस को दोबारा रिज्यूम कर दिया गया है। पाकिस्तान की भी बहुत सी परवाज़ें ईरान की एयर स्पेस को ही यूज़ करती हैं। आजकल तो हम ज़्यादा अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस को भी नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रॉपर एयर कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं है। तो इसलिए हमने अगर सेंट्रल एशिया या यूरोप की तरफ जाना हो तो अफ़गानिस्तान, जो कि एक शॉर्टेस्ट रूट हमें प्रोवाइड करता है, हम उसको बाईपास करते हैं और ईरान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अब ईरान को अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस मअतल करने पड़े, तो इसकी वजह से इस पूरे रीजन में और भी बहुत से ममालिक की जो परवाज़ें हैं, जो एयरलाइंस हैं, उनके भी फ़्लाइट ऑपरेशंस मुतासिर हुए हैं। तो इस हमले के बाद ईरान की जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो भी यही बता रही हैं कि हर तरफ पीस है, हर तरफ सिक्योरिटी है। और ईरान के ऑफिशल्स भी पहले ही क्लेम कर चुके हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। और जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा था कि डेविड कैमरॉन ने जो इनको समझाने की कोशिश की थी, ऋषि सुनक और बाइडेन का पैगाम दिया था कि जी आप अपने रिस्पांस को लिमिटेड रखिएगा। इजराइल ने लगता है अपने बड़े भाई हैं उनकी बात सुनी है और काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रिस्पांस रखा है अपने हमले में। ये सारा वाक़या कब से शुरू हुआ है आपको पता है कि सबसे पहले इजराइल ने एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक किया। ईरान की जो एम्बेसी थी दमिश्क में, उसको पूरा उड़ा के रख दिया। उसमें IRGC के 2 टॉप कमांडर्स और इसके अलावा तकरीबन 9 के करीब ईरानियन ऑफिशियल्स मारे गए। और उसके बाद ईरान ने बदला लेने का इरादा किया और ईरान ने भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया। 300 से ज़ायद मिज़ाइल दागे, मिज़ाइल्स और ड्रोन्स, जिनमें से ज़्यादातर इंटरसेप्ट कर लिए गए, लेकिन बहुत सौ ने इजराइल की एयर स्पेस को पेनिट्रेट किया, उनकी एक एयर बेस को नुकसान पहुँचाया। और इजराइल पूरे इजराइल में सायरन बज गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स में पनाह लेने लगे। और उसके बाद नेतन्याहू ने कहा था कि हम अपनी मर्ज़ी से रिस्पॉन्ड करेंगे, ईरान को हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, ये हमारा डिसीजन होगा। तो वो उन्होंने करके दिखाया। इससे पहले ईरान ने ये कहा था इजराइल को कि अगर आपने इसका जवाब दिया तो हमारा फिर जवाब 10 गुना ज़्यादा होगा। और फिर ये भी रिपोर्ट्स हमने देखी थी, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने राब्ता किया ईरान से कि इजराइल को फेस सेविंग दी जाए, एक लिमिटेड सा अटैक करवा दिया जाए ईरान के अंदर कहीं भी, जहाँ पर ईरान को कोई नुकसान ना हो, लेकिन बस एक मैसेज पहुँच जाए, एक मैसेज इजराइल की तरफ से चला जाए पूरी दुनिया को कि देखो हम ईरान के अंदर घुसकर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो यही ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही कोई ये जो बातचीत हो रही थी, बैकडोर नेगोशिएशंस चल रही थी, ये उसी का एक शाखसाना लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा कोई डैमेज भी नहीं हुआ। और इजराइल ने अपनी एक सो कॉल्ड डेटरेंस को भी मेंटेन कर लिया है। इजराइल के ऑफिशियल्स का यही ईरान के हमले के बाद यही उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार एस्केलेशन लैडर पर चढ़ना ये हमारा काम है, मतलब ये हमारा राइट है सिर्फ कि हम एस्केलेट करें। मतलब खित्ते में डेटरेंस इजराइल की होनी चाहिए, किसी और मुल्क की नहीं होनी चाहिए। तो डेटरेंस मेंटेन रखने के लिए उनको इस हमले की ज़रूरत थी, एक फेस सेविंग की, जो उन्होंने कर दिखाया, जिससे ईरान को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बहरहाल ये हमने देखा है कि ईरान ने इजराइल का डेटरेंस का जो चूरन था उसको नाकाम कर दिया है। जो इजराइल ने एक नॉर्मल बनाया हुआ था इस पूरे रीजन में कि वो कहीं भी जाके अपनी मर्ज़ी से घुसकर स्ट्राइक कर सकते हैं। वो सीरिया के अंदर घुसकर स्ट्राइक्स करते रहते हैं, रूटीन है, वो लेबनान के अंदर करते रहते हैं। लेकिन जब ईरान की एम्बेसी को उन्होंने उड़ाया तो ईरान ने उनको ये पैगाम दिए कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम हमारी टेरिटरी पर हमला
वो हमें कबूल नहीं, क्योंकि ईरान की एम्बेसी कहीं भी हो, किसी भी मुल्क की कोई भी एम्बेसी कहीं भी हो, वो उसी मुल्क का हिस्सा तस्वुर की जाती है। वो ईरान की सॉवरेंटी पर डायरेक्ट अटैक था जिसका ईरान ने भरपूर जवाब दिया और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि इज़राइल इज़ नो इनविंसिबल। कि ये जो एक नोशन है ना, एक 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 परसेप्शन बनाई हुई है इज़राइल की कि ये इज़राइल अनटचेबल है, क्योंकि पीछे अमेरिका बहादुर खड़ा है। इज़राइल ही सिर्फ एस्केलेशन कर सकता है, इज़राइल के अलावा कोई भी इस रीजन में इज़राइल को थ्रेटन पहले नहीं कर सकता। ईरान ने उस इक्वेशन को काफ़ी हद तक चेंज किया है ये 13 अप्रैल के हमले के बाद, और इसी वजह से इज़राइल के अंदर सिटी गुम हुई है बहुत से लोगों की। ये बेन गवेर इनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं, जो कि नेतन्याहू की पार्टी के नहीं हैं, ये एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं। और इन्हीं लोगों के बारे में बाइडन ने कहा है कि ये इतनी ज़्यादा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है कि हमें इनको दिफा करने में मुश्किल हो रही है। पूरी दुनिया में इज़राइल को आइसोलेशन का सामना है बाइडन के मुताबिक। तो बेन गवेर जैसे लोग जो इज़राइली वॉर कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो ट्वीट इस वक्त करते हैं कि फीबल मतलब कमज़ोर। अब बहुत से एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस फीबल का मतलब ये था कि उन्होंने इज़राइली हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया है कि आपका जो अटैक था वो बहुत ही फीबल था, बहुत ही नाजुक था, बहुत ही मतलब पैथेटिक या होम्योपैथिक किस्म का आपने जवाब दिया ईरान को। ज़रा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होना चाहिए था। तो इज़राइल के जो फार राइट के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि इज़राइल की ख़ित्ते में सुपीरियॉरिटी बरकरार रहे, लेकिन ईरान ने उस परसेप्शन की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था 1 अप्रैल के बाद जब ईरानियन एम्बेसी पर हमला हुआ था कि ये ईरान के लिए एक ट्रैप बिछाया गया है इज़राइल की जानिब से कि ईरान जवाबी हमला करेगा और फिर इज़राइल जो अटैक करेगा जवाबी ईरान पर, वो पूरा फोकस जंग का गज़ा से ईरान की तरफ हो जाएगा और इज़राइल अपने वेस्टर्न एलाइज को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएगा कि देखो जी ये जंग ईरान ने शुरू कर दी है तो इस जंग में हमारे साथ आओ। यहाँ पर इज़राइल की पूरी स्ट्रेटजी फेल हुई है और इसके अपने वेस्टर्न जो एलाइज हैं, जो यूके है, यूएस है, उन्होंने क्लियरली कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। इवन यूरोपीय यूनियन का भी बयान आ गया कि इसको एस्केलेशन की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम ईरान पर फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शंस आयद करेंगे, नई नई पाबंदियाँ लगाएंगे, लेकिन उन्होंने इज़राइल का उस तरह साथ देने से इनकार किया है कि जी एक नई जंग उसको शुरू की जाए जिसमें इज़राइल की जो सारी बर्बरियत है वो छुप जाए और पूरा फोकस आ जाए ईरान की तरफ, ईरान एक नया विलन बन जाए। उसमें फ़िलहाल इज़राइल नाकाम नज़र आता है। और ये जो हमला आज किया है जो बहुत ही एक फीबल अटैक था बेन गवेर के मुताबिक, जो बहुत ही कमज़ोर रिस्पांस था, लिमिटेड रिस्पांस था, जिससे शायद डेविड कैमरॉन भी खुश हुए होंगे कि बहुत ही लिमिटेड और कैलकुलेटेड, जिसमें जंग का वो अब आप नहीं कह सकते जंग के बादल मंडला रहे हैं इस हमले के बाद। तो इस हमले को होना था बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड। नेतन्याहू का जो प्लान था कि ये वाला हमला ईरान पर बड़ा बुरा हम करेंगे जिसमें यूके और यूएस भी हमारे साथ होंगे, लेकिन वो साथ नहीं थे। ईरान ने भी इनको पैगाम क्लियरली पहले ही पहुंचा दिया था यूके और यूएस को कि आपने इस मामले में नहीं पड़ना, स्टे अवे फ्रॉम दिस, हम आपकी एम्बेसीज़ को उड़ाकर रख देंगे इराक और सीरिया में। ईरान ने ये क्लियर मैसेज पहले ही पहुंचा दिया था और डेफिनेटली अमेरिका बहादुर भी थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया था ईरान से बैकडोर नेगोशिएशंस के बाद कि ठीक है भाई ये इज़राइल और ईरान का मामला है, इज़राइल को हम मिलिटरीली सपोर्ट करते रहेंगे लेकिन जो मर्जी वो करे, लेकिन साथ मशवरा भी दे दिया कि एस्केलेशन ना करना। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स इस वक्त मिडल ईस्ट में प्ले आउट कर रहे हैं। अब देखना यही है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये जो एस्केलेशन, जो इस जंग के फैलने का ख़तरा था ना, वो फ़िलहाल काफ़ी हद तक कम हो गया है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि किसी पर आपने भड़ास निकालनी हो तो वो आप छोटी सी जब एक लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसमें आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो इन दोनों मुल्कों के एक दूसरे पर जो भड़ास थी वो निकाल ली है, तो काफ़ी हद तक लगता है मामला अब सेटल हो जाएंगे और यहाँ से अभी फ़िलहाल एस्केलेशन नहीं होगी। हाँ, आगे कोई इवेंट हो जाए उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस इवेंट की वजह से जो एस्केलेशन का डर था वो मेरी नज़र में इस वक्त वो टल गया है वो ख़तरा। तो अब देखना ये है कि इज़राइल का नेक्स्ट मूव क्या होता है और ईरान अपना नेक्स्ट कार्ड कैसे खेलता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ईरान इसको रिस्पॉन्ड बैक करेगा या ये मामला आप इधर ही दबता हुआ देख रहे हैं। आप ईरान और इज़राइल की जो इस वक्त एक लिमिटेड स्केल वॉर है उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं या ये लिमिटेड ही रहेगी?
कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।